ठीक। तो आज हम लोग हूवर कर्व के बारे में समझेंगे जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉरेंज वक्र जो है वो किस किस के बीच में जो है वो रिलेशन बताने की कोशिश करता है भाई? इनकम और पॉपुलेशन की आय जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में बताने की कोशिश जो है वो लॉरेंज वक्र कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक नया टर्म है जो कि हूवर इंडेक्स है। इट इज ऑल्सो नोन एज रॉबिन हुड इंडेक्स। ठीक है, रॉबिन हुड इंडेक्स भी बोलते हैं हम लोग इसको, या फिर इसको स्कुज इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, हूवर इंडेक्स इज या हूवर इंडेक्स इज अ मेजरमेंट या फिर मेजर्स ऑफ अ इनकम इनइक्वालिटीज। अब समझो कि हमें लॉरेंज वक्र से ये पता चल गया था कि भाई अगर ये इस तरीके से सीधे चल रहा है, ठीक है, सीधे चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है भाई आई का और उस आई का इन पॉपुलेशन के बीच में। लेकिन और ये वाला हमारा कौन सा कर्व था भाई? लॉरेंज वक्र था कि नहीं? लेकिन ये जो हूवर कर्व है वो ये बताता है कि और कितना परसेंट अगर पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करते तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता या नहीं होता। समझ रहे हो? तो मतलब ये क्या, एक मैक्सिमम परसेंटेज बता रहा है। जैसे मान लो कि भाई 50% पैसा है, मान लो कि 50% लोगों में मतलब बांटी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सही है, चल रहा है। या फिर बोला ऐसे 100% पैसा कमाया गया और 100% लोगों में बांटा गया, तो परफेक्ट इक्वालिटी 45 डिग्री एंगल। लेकिन हमने बोला कि भाई मान लो कि 100% पैसा कमाया गया और उसको जो बांटा गया वो 20% में ही बांटा गया, तो मतलब 80% लोग एक तरीके से अछूता है कि नहीं? जनरली हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन ये जो हूवर कर्व है वो ये बताने की कोशिश करता है कि हम मैक्सिमम और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता। समझ रहे हो? मतलब ये क्या है कि मैक्सिमम एक परसेंटेज बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया, इट इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनकम दैट वुड हैव टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू मेक ऑल द इनकम इक्वल। जैसे मान लो कि हमने बांट दिया भाई 20% लोगों में सा, तो ये जो हमने 20% लोगों में बांटा तो इनसे हम कितना लेके और सारे दूसरे लोगों में बांटते हैं ताकि जो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? कि हमने क्या बोला भाई कि जितना पैसा कमाया गया उस पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो तो एक्चुअल नंबर हमें लॉरेंज वक्र से पता चल रहा है। लेकिन उन जो लोगों को हमने बांटा है उन लोगों से कितना पैसा लेकर रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, वो एक्चुअल नंबर कौन बताता है भाई? हूवर कर्व बताता है। समझ रहे हो? रिडिस्ट्रीब्यूट, पुनर्वितरण किस तरीके से किया जाए जिन लोगों को पैसा जा चुका है। जैसे मान लो 100% पैसा, 100 रुपया कमाया गया भाई, ऐसा समझो 100 रुपया कमाया गया और उसको 20 लोगों में बांटा गया। ठीक है, ये जनरली ये तो कैलकुलेशन आसान लगता है ना, लेकिन जब हम बड़े नंबर में जाएंगे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो 20 पीपल में, हाँ 20 पीपल में बांटा गया, तो इसका मतलब कि 80 पीपल में ये पैसा पूरे उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ जिस तरीके से 20 लोगों में गया भाई। इसका मतलब कि हम इन 20 लोगों में से किस तरीके से उस पैसे को लेकर हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेस्ट पीपल में ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। उनके परसेंटेज को बताने का काम करता है हूवर इंडेक्स। समझ रहे हो? इसलिए देखो सबसे जो लार्जेस्ट लाइन का गैप है, मतलब जैसे मान लो कि ये वाला है ना, ऐसे समझो, ऐसे ये वाला ये 45 डिग्री हो गया, ये हमारा लॉरेंज वक्र मान लो कि किसी देश का ऐसे है। ठीक है, इसका मतलब ये जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब ये जो मैक्सिमम, ये जो पॉइंट नीचे टच कर रहा है और उसके बीच में और जो परफेक्ट इक्वालिटी है उसके बीच का जो मैक्सिमम गैप है, ठीक है, वो बताने की कोशिश करता है कि यहां से यहां लेकर हम कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आ सके। ठीक है, तो यहां पर अगर बोला जाए हायर वैल्यू मोर इनइक्वालिटीज और लोअर वैल्यू लेस इनइक्वालिटीज, कि मतलब अगर हायर वैल्यू हूवर इंडेक्स है इसका मतलब वहां पर क्या है, ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सोचो ना, अब ये वाला अगर यहां पर चला जाए तो ये मैक्सिमम यहां तक आ गया कि नहीं आ गया? तो जब कम है, ये कम है तो इसका मतलब क्या है, लेस इनइक्वालिटी है, हाँ या ना? अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, मोर इनइक्वालिटीज है, ज्यादा असमानता है। तो अगर हूवर इंडेक्स या हूवर वैल्यू जो है वो एक तरीके से अगर ज्यादा होगा, और ज्यादा किससे, मैक्सिमम से हमें पता लगता है कि ये वाला जो लॉरेंज वक्र और जो परफेक्ट इक्वालिटी वाला लाइन है उनके बीच का जो मैक्सिमम गैप है, अधिकतम जो गैप है, अंतर है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम जो गैप है। जैसे यहाँ पर देखो सबसे मैक्सिमम गैप यही है, क्योंकि ये ऐसे करके जाता तो ये ऐसे चला जाता ना, लेकिन ये यहाँ से यहाँ ऊपर चला गया, मतलब ये मैक्सिमम गैप है। अगर यहाँ पर एक लाइन हम लोग बना दें, ये लॉरेंज वक्र बना दें, तो यहाँ तो मतलब ये कम है भाई गैप, तो ये जो रॉबिन हुड इंडेक्स है
या फिर जिसको हम लोग हूवर इंडेक्स बोलते हैं, वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा लेस इनइक्वालिटीज। अगर कम है तो, अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा इनइक्वालिटीज है, मतलब ज्यादा पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट करना हमें उन लोगों से जिन लोगों पर पैसा चला गया। समझ रहे हो? जैसे मान लो 100 रुपए कमा रहे और 2 ही लोगों के पास जा रहा है, बाकी सारों में 1-1 रुपए फिर अठन्नी चवन्नी जा रहा है, तो मतलब क्या, उन लोगों में कितना पैसा हम बांटे रेस्ट पीपल में, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, उसके परसेंटेज को बताने का काम करता है हूवर इंडेक्स। समझ में? क्लियर यहां तक? और ये जरूर याद रखना कि कम जो है वो कब होता है और हायर जो है वो क्या डिनोट करता है। आगे देखो, देखो यहाँ पर यही बात बोला गया कि अगर उच्च मूल्य है, इसका मतलब क्या है, उच्च मूल्य किसका, हूवर सूचकांक का। ठीक है, मतलब क्या, अधिकतम असमानता, और निम्न का मतलब क्या, कम असमानता। मतलब यह कुल जनसंख्या की आय का वह प्रतिशत है जिसे सभी की आय को समान बनाने के लिए पुनर्वितरित करना होगा। कि पूर्ण समानता या पूर्ण इक्वालिटी पर लाने के लिए हमें कितना पैसा उन बड़े लोगों से लेना है, और ताकि हमारा देश जो है वो एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर आ सके। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा है। एक तो भाई पैसा यहाँ से यहाँ चला गया है जिन लोगों पर जाना चाहिए था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि उन लोगों से कितना पैसा लें ताकि हम सारे लोगों में बांट सकें, वो परसेंटेज को बता रहा है। मतलब उल्टा है ना, रिवर्स साइकोलॉजिकल ऑर्डर में चल रही है। तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो आगे देखो, थोड़ा सा प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अब थोड़ा सा अभी थोड़ा सा आपको जंगल राज के बारे में पता है, उसी तरीके से बिलियनर राज के बारे में पढ़ेंगे। देखना, प्रेजेंट जो स्टेटस है इनइक्वालिटीज का ग्लोबल कंपैरिजन में अगर देखा जाए, एक रिपोर्ट पेश किया गया था 2023 और 24 में, किसके द्वारा भाई, ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, बाई यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट पेश किया गया था कि सारे देश के में किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब आप सोचो, इनइक्वालिटी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट से बहुत रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। अगर इक्वालिटी सही तरीके से नहीं चल रहा, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं होगा वहां पर। अगर इक्वालिटी है हर एक मामले में, चाहे इनकम हो, जेंडर हो, रेस हो, कास्ट हो, मतलब हर एक अगर एस्पेक्ट में देखा जाए, तो यहाँ पर यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया 2023-24 में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। द गिनी कोफिशिएंट, क्या बोला गया, द इनकम गिनी कोफिशिएंट ऑफ इंडिया रिड्यूस टू 0.342। गिनी कोफिशिएंट है वो एक तरीके से कम हुआ है, और गिनी कोफिशिएंट कम होने का मतलब क्या है, लेस इनइक्वालिटी। मतलब वहां पर क्या, असमानता जो है वो कम हुई है। कौन से टाइम पीरियड में भाई, 2010 से लेकर 2022 के टाइम पीरियड में, कि असमानता वो कम हुआ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इनकम का बड़ा है पॉपुलेशन के बीच में। और वो कैसे बढ़ा है, एक तो भाई इनकम को बढ़ाया गया, अभी आगे देखेंगे, और ऊपर टैक्स का जो एक तरीके से सीन है वो बढ़ा है। टैक्स का सीन बढ़ने का मतलब है कि लोग पहले से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, पहले कम टैक्स दे रहे थे। तो इससे क्या पता चलता है भाई, कि लोगों के पास उतना इनकम नहीं था, ठीक है, और अब ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब लोगों के पास इनकम आ गया, तभी तो वो टैक्स दे रहे हैं। नहीं तो टैक्स कौन देना चाहता, कोई देना नहीं चाहता आजकल। ठीक है, तो ये भी बात है, याद रखना। इन 2023-24 रिपोर्ट इट वाज मेंशन दैट देयर वर मेनी डेवलप्ड नेशन हुज इनकम इनइक्वालिटी वाज मच हायर देन इंडिया, कि जहां पर इनकम इनइक्वालिटी, असमानता जो भारत से ज्यादा है। मतलब वहां पर ज्यादा असमानता है हमारे देश के मुकाबले। कहां कहां भाई, चाइना में देख सकते हो कि 3.82 है, मतलब समानता हमारे में ज्यादा अच्छा है भाई, इनमें एक तरीके से असमानता ज्यादा है। देख रहे हो, हमने क्या बोला भाई, 0.342 इंडिया का, ठीक है, और 0.382 कहां पर है, चाइना में। इसका मतलब क्या है, अच्छा कौन है, हमारा देश इंडिया है। समझ रहे हो, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है इन कंपेयर टू यहाँ पर। क्लियर? यूनाइटेड नेशन में 0.398, इजराइल में 0.386 और रशिया में 0.360। मतलब जो टॉप नेशंस आपको देखने को मिलेंगे वहां पर इनकम इनइक्वालिटीज ज्यादा है, ये रिपोर्ट में पाया गया। ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर थोड़ा सा देखा जाए हिंदी में, थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला, 2023 और 24 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि कई विकसित राष्ट्र, विकसित, हम लोग तो डेवलपिंग है भाई। आप बोलोगे सर वो चाइना भी तो डेवलपिंग है, बिल्कुल डेवलपिंग है, कहाँ गया, यहाँ डेवलपिंग है, लेकिन जो उसका अभी कद जो बढ़ा है वो धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्री की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है इन कंपेयर टू हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, बहुत सारे कई विकसित जो राष्ट्र हैं ऐसे हैं जिनका आय असमानता भारत की तुलना में कहीं अधिक है।
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इनकम इनइक्वालिटी का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ भारत में है, वो और दूसरे नेशंस में है। हम लोग सिर्फ अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मत देखा करो, कभी भी इकोनॉमिकली दूसरे नेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग देखते हैं, ताकि चीजें पता चलती है कि भाई कहाँ पर एक तरीके से। अब ये सब सारी चीजें गवर्नेंस पर डिपेंड कर रही है। अगर जहाँ गवर्नेंस अच्छा है वहां पर इनइक्वालिटीज कम होगा इन कंपेयर टू दूसरा जहां पर गवर्नेंस अच्छे से नहीं चल रहा है कि नहीं। जनरली ये मान के चलते हैं। अगर एक और देखा जाए एक चीज, एक तो हमें इसी पता चल गया, दूसरा एक और रिपोर्ट में क्या बताया गया ये देखो, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज इन इंडिया 1922 से लेकर 2023 तक, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1922, 1922 से लेकर 2003 तक। अब यहां पर देखो द राइज ऑफ बिलियनर राज, जैसे लाइसेंस राज आया था भाई, जैसे मुगल राज है, मुगल राज कब से कब चला ये तो पता ही होगा, 1526 से लेकर 1857, हाँ लेटर मुगल्स में, वैसे 1707 तक ही हुआ था। ठीक है, जहां पर 6 बड़े बड़े, तो यहाँ पर वही हमें देखने को मिल रहा है अभी कि बिलियनर राज जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे हमारे देश में। बिलियनर है या मिलियनर है वो बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहे हैं। ठीक है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति वो बढ़ रहा है। अब वो रिपोर्ट में बताया गया बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा क्या बोला गया भाई, दिस रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इज एस्टिमेटेड दैट इनइक्वालिटीज डिक्लाइंड पोस्ट इंडिपेंडेंस अंटिल अर्ली 1980s। क्या बोला गया, आजादी के बाद और 1980 के अर्ली अर्ली तक अगर देखा जाए तो इनइक्वालिटी जो है वो कम हुआ है हमारे देश में, इनइक्वालिटी असमानता जो है वो कम हुआ है। लेकिन आफ्टर विच इट बिगेन राइजिंग स्काई रॉकेटेड सिंस 2000, लेकिन 2000 के बाद बोला जा रहा है कि ये जो बिलियनर राज है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम लोगों के हाथ में जा रहा है। समझ रहे हो, तो ये क्या ट्रेंड चेंज हुआ है जब से, अगर यहाँ पर तो दिमाग लगाओ, चेंज कब से हुआ, जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ। देख रहे हो, मतलब 1991 के बाद जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म हुआ और जब बहुत सारी चीजें प्राइवेट के हाथ में गई, जैसे कि आपको यूएसए में भी देखने को मिलता है, रशिया में भी देखने को मिलता है, और कुछ हद तक आपको चाइना में भी प्राइवेट है बहुत ज्यादा। वो सरकार कंट्रोल तो करती है लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में सरकार बहुत लिबरल है वहां पर, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है। नहीं तो अगर वहां पर लिबरल पॉलिसी नहीं अपनाता क्या उतने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन हो पाता, चांस ही नहीं है। बड़े बड़े कंपनी जाके वहां अपनी प्रोडक्शन यूनिट बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो मतलब उस मामले में ठीक है, बाकी पॉलिसी जो है वो चाइना गवर्नेंस की तरफ से, मतलब चाइना इतना उनको सब्सिडाइज रेट पर सब्सिडी देता है, ठीक है, कि एक तरीके से उनका सामान अपने आप ही कम दाम में वर्ल्ड मार्केट में चला जाता है, जिसकी वजह से उनका क्या है, मार्केट शेयर ज्यादा है एक्सपोर्ट का इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोला गया, 1980 तक तो हमारा इनइक्वालिटीज डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन जो है उसके बाद 2000 के बाद जो है वो बढ़ा है। क्या बोला गया यहाँ पर, द एवरेज इनकम ऑफ द इंडिया, जो औसत आय था भारत का, औसत आय वो कितना बढ़ गया भाई, 2.6% पर एनम इन रियल टर्म्स। रियल टर्म्स का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, परचेजिंग के मामले में, परचेजिंग मतलब खरीदने की क्षमता या दक्षता जो है वो कितने तेजी से बढ़ी, तो 2.6% पर एनम जो है हमारा एवरेज इनकम बढ़ा है। ठीक है, बिटवीन 1960 टू 2022, देख रहे हो 1960 से लेकर देखा जाए 2022 तक कितना रियल इनकम बढ़ा है भाई, एवरेज इनकम कितना बढ़ा, 2.6%। ठीक है, वो हम अलग बात है कि इन्फ्लेशन उससे ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, लेकिन उस पर अभी जाएंगे नहीं, इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में जाएंगे। अभी हमें ये देखना है कि इनकम बढ़ा है 2.6%। एज पर द रिपोर्ट दिस पीरियड ऑफ 62 years कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू हाफ, दो हाफ में बांटे जा सकते हैं इसको, अगर देखा जाए कितने 1960 से 2022 तक। एक तो बोला गया रियल ग्रोथ रेट जो एवरेज इनकम करा 1.6% पर एनम 1960 से 1990। 1990 डेडलाइन क्यों रखा गया, क्योंकि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। तो देखा गया 1960 से लेकर जो 1990 तक वो कितना भाई 1.6% हर साल जो रियल इनकम बढ़ा, रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ रहा है, मतलब पहले 100 रुपया में 100 रुपया का सामान आ रहा था, अब 101 रुपया का सामान आ रहा है, मतलब रियल इनकम बढ़ रहा है उसका, मतलब 101 रुपया हो गया अब। ठीक है, सेम उसी तरीके से रियल ग्रोथ रेट ऑफ एवरेज इनकम 3.6%। अगर देखा जाए तो लास्ट के मतलब एलपीजी रिफॉर्म होने के बाद वैसे एवरेज तो 2.6 हुआ भाई,
इन 62 सालों में। लेकिन अगर 1991 के बाद देखा जाए, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बाद देखा जाए, तो ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है इनकम में, जो कि 3.6% है। मतलब देख रहे हो 3.6% हम लोग 1990 से लेकर 2022 तक वास्तविक जो वृद्धि है वो आय में करी है, इनकम में करी है। वास्तविक वृद्धि कितना हुआ आय में भाई? 3.6%। ये बात है। This report also highlight the period of 2005 to 10 and the 10 to 15 saw the fastest growth rate of 4.3 and 4.9%। देख रहे हो, मतलब 2005 से 2010 के बीच में 4.35% से हम लोग बढ़े, और एक तरीके से फास्टेस्ट अगर देखा जाए 4.9%, लगभग 5% 2010 से लेकर 2015 के टाइम पीरियड में, जहां पर डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ, मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं शुरू हुआ। ठीक है, उसके पहले से अगर देखा जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो वित्तीय समावेशी था, जहां पर बैंक खाता जो है वो खोला गया, बैंकों का जो ब्रांचेस है वो बढ़ाने के बारे में, आरबीआई के बारे में बात किया गया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो आ चुकी थी। तो यहाँ रिफॉर्म पीरियड जो है वो देखने को मिलता है 2010 और 15। अब मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन स्किप इसलिए नहीं करा क्योंकि एक जानकारी होना जरूरी है कि एवरेजली किस तरीके से हमारे देश में इनकम बढ़ा है हिस्टोरिकली, ताकि आपको पता हो कि इनकम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन को बढ़ाने में, या पॉपुलेशन के इक्वालिटी को बढ़ाने में, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो समझ रहे हो यहाँ पर कुछ चीजें समझ में आई कि किस तरीके से चीजें बढ़ी। तो ये अपने आप में रिपोर्ट जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बात है, क्या बोला गया? द रिपोर्ट पॉइंटेड आउट द परसेंटेज ऑफ द इनकम टैक्स पेयर हैड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। टैक्स पेयर मतलब करदाता, जो करदाता है, जो इनकम टैक्स जो दे रहे थे पहले, वो भी बढ़े। वो कितना बढ़े भाई? बोला गया टिल 1990s बिलो 1% ऑफ द एडल्ट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। देख रहे हो, 1% से कम जो है वो एडल्ट जो होते थे वो अपना इनकम टैक्स फाइल करते थे, मतलब इनकम टैक्स भरते ही नहीं थे, वो अपना आय दिखाते ही नहीं थे, और इनकम टैक्स फाइल होते। अब उसके इनकम टैक्स भरने का बहुत पहले लफड़ा था, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलना था, ढिमकाना था, ये सब चीजें थी, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत परेशानी होती थी। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसे ही आर्थिक जो रिफॉर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद, जिसको हम लोग क्या बोले, नई आर्थिक नीति के बाद अगर देखा जाए 1991 में जो शेयर था वो कितना परसेंट बढ़ गया? 5%। मतलब 1% लोग थे, अब कितने परसेंट लोग? 5% लोग इनकम टैक्स भरने लगे। उसके बाद अगर लास्ट डिकेड में देखा जाए, लास्ट 10 सालों में एक, ठीक है, तो कितना देखने को मिलेगा? 2017 से 2022 दिस शेयर वाज इंक्रीज टू 9%। मतलब हमारे देश में जो है वो टैक्स पेयर या टैक्स देने वाले लोगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे कर कर बढ़ी है। सोचो पहले 1% थी। तो मुख्य रीजन तो यही था ना कि सरकार तो पैसा बांट रही थी, लेकिन सरकार के पास पैसा आ नहीं रहा था, जिसके वजह से ही तो भुगतान संतुलन हो पाया। ठीक है, और भुगतान संतुलन की वजह से ही तो एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा, और एलपीजी रिफॉर्म करने के बाद जब प्राइवेट के हाथों में बहुत सारी चीजें दी गई, तो अपने आप में ही एक तरीके से टैक्स जो है वो लोग भरना शुरू करने लगे। ठीक है, अब टैक्स जैसे ही वो भरने लगे, तो उससे क्या होता है कि कंट्रीज में इनकम भी जनरेशन ज्यादा शुरू हो जाता है। क्यों? सरकार पर जो भी रेवेन्यू आएगा और जो भी राजस्व आएगा वो तो टैक्स से थ्रू आता है भाई। मेजर पोर्शन जो भारत सरकार पर पैसा आता है वो या तो टैक्स से या तो लोन से, यही दोनों से पूरा भारत चल रहा है भाई, या कोई भी देश चलता है। ठीक है, तो यहाँ एक बात याद रखना है कि जो टैक्स का शेयर है वो 9% बढ़ा। अगर वहां पर देखा जाए इनकम इनकम कितना बढ़ा? 3.6% के आसपास बढ़ा था भाई 1991 के बाद 2022 तक, और यहाँ पर 9% बढ़ा। इट इज नोटेबल दैट वेल्थ एक्यूमुलेशन ऑफ टॉप 1% इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 13% इन 1961 टू 39%। देख रहे हो, मतलब टॉप 1% लोग भारत के, अगर देखा जाए 1961 में 13% पैसा, मतलब क्या समझो, 100 रुपया कमा रहा था अगर हमारा देश, और 100 लोग हैं पॉपुलेशन भाई, 100 लोग हैं, तो अगर देखा जाए कब तक भाई? 1961 तक, 1961 तक। 1961 में 100 रुपया अगर कमा रहे थे तो उसमें 13 रुपीज जो है वो किसके पास? एक बंदे के पास जा रहा था। समझो बात को। लेकिन 2023 में जो 100 रुपया में से 39 रुपीज जो है वो 1% बंदे के पास जा रहा है। समझ रहे हो डिफरेंस? समझ पा रहे हो? मतलब हमने क्या बोला भाई, 100 रुपया पहले कमाया जा रहा था,
तो उसमें से 13 रुपया जो है वो 1% लोगों के पास था, और 99% के लोगों के पास कितना पैसा था भाई? 99% लोगों के पास कितना परसेंट? 13 से घटा दो, कितना हो गया? 90, 87, 87 रुपीज जो है वो 99% लोगों के पास। हाँ, लेकिन अभी 2023 में धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिलियनर का राज बढ़ रहा है। यही तो बात बताया गया ऊपर टॉपिक में भी, ये लिखा था मैंने कि बिलियनर राज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? 13%। अब 1% लोगों के पास कितना परसेंट? जबकि ये बढ़ना चाहिए ना, ये घटना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि इनकम भी बढ़ा है, टैक्स पेइंग नेशंस भी हम लोग टैक्स पेयर भी बढ़ा है भाई। तो एक तरीके से आय का डिस्ट्रीब्यूशन और भी तेजी से बढ़ना चाहिए भाई, लेकिन वो सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संकुचन हो गया उसका। समझ रहे हो? तो ये बात याद रखना, 39% मतलब लगभग 40 रुपया जो है 1% लोगों के पास, और 60 रुपया जो है वो 99% लोगों के पास। तो अपने आप में गैप कितना बड़ा होते जा रहा है भाई धीरे धीरे। और ये और भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये लगभग 45 to 50% तक पहुंच सकती है। कब तक? 2047 तक। अगर इसी तरीके का चलन हो, चलते रहा मतलब क्या? कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कुछ बड़े लोगों को ही अगर सपोर्ट करते रहे तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकता है। इसीलिए सरकार देखो आयुष्मान भारत ये सब तैयारी कर रही है, ताकि जो है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन और भी बढ़ा जाए। लेकिन वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। यहाँ बोला जा रहा है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि सुपर टैक्स लगाने के बारे में बात किया जा रहा है, कि जो 1% लोग है जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे, 39% पैसा, उनके ऊपर सुपर टैक्स लगाया जाए। सुपर टैक्स मतलब एक अलग तरीके का टैक्स, जो कि उनको स्पेशली देना होगा। ठीक है, तो ये सब रिपोर्ट जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये आपकी समझ को बढ़ाएगा। ठीक है, आगे देखो, ग्लोबली देखा जाए, इंडिया एट द हाईएस्ट लेवल वेयर द स्मॉल पॉपुलेशन हैव अ मेजर शेयर ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया जो है वो मतलब एक सबसे ग्लोबली सबसे ऊपर देश में है, जहां पर देखने को मिलता है कि बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। समझ रहे हो? तो ये बात है जो कि आप समझ के चल सकते हो। आगे अगर देखो थोड़ा सा, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया, अब देखो यहाँ पर यहाँ क्या बोला गया, द फॉलोइंग ग्राफ दिया हुआ है भाई, shows the concentration of wealth with a top 10% and 1% of a country। टॉप 10% और टॉप 1% पास कितना पैसा है कौन कौन से कंट्री में, आप देख सकते हो भाई। परसेंटेज के मामले में अगर टॉप 1% लोगों के पास कितना परसेंट पैसा है, यहाँ पर देखो लगभग 20% है, देख रहे हो यूके में। और टॉप 10% के पास कितना पैसा है भाई, लगभग 55% है, देख रहे हो यूके में। बात इसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बड़े बड़े नेशन में क्या। अगर चाइना में देखा जाए, इंडिया में देखो, इंडिया में ये दोनों हाई है ना, देखो इंडिया में देखो कि टॉप 1% लोगों के पास लगभग 40% पैसा है, जो कि अभी हमने बताया, और टॉप 10% पास लगभग आपको देखने को मिलेगा 65 से 67% पैसा है। मतलब सोचो, 100 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से जो 10% जो या 10% लोग हैं ऐसे लिखता हूं, लॉग ये वाला मैथ्स वाला मत समझना, लोग हैं वो एक तरीके से कौन है भाई, कितना पैसा कमा रहे, 65 या 66% जितना भी है उसके आसपास। समझ सकते हो, मतलब 35% ही पैसा 90% लोगों में है। तो सोचो हम लोग कितना गरीब हैं। तो सोच सकते हो भाई, हम लोग तो कहीं भी नहीं आसपास में। इसलिए तो मिडिल क्लास ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग। हाँ, वो पीसी रहे बीच में। यूएस में भी देखो, यूएस में भी यही हालत है भाई। ब्राजील में भी देखो, ब्राजील में तो और ज्यादा है। ब्राजील में देख सकते हो टॉप 1% कितने, 49, लगभग 50% लोगों के पास है। और यहाँ देखो साउथ अफ्रीका में 10%, 10% पैसा, लगभग 97%। इसलिए गरीबी ज्यादा वहां देखो, साउथ अफ्रीका में गरीबी कितनी ज्यादा है भाई, साउथ अफ्रीका में गरीबी बहुत। तो सोचो कि लगभग आपको 90% के आसपास, मतलब 85% पैसा 10% लोगों के पास है, मतलब 15% ही पैसा 90% लोगों के पास है। तो कहां से वो बढ़ेगा, चांस ही नहीं है। बढ़ेगा कहां, जहां ये एक तरीके से श्रिंक होगा, जैसे जैसे कम होगा वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैसा दूसरे दूसरे में। समझ रहे? तो ये सब जो है वो बड़े लोगों का खेल चल रहा है भाई, ये सब सारे नेशंस में, जो कि यूएन ने बताया है बकायदा। और जो इकोनॉमिक समझने वाले हैं वो समझते भी हैं ढंग से। ठीक है, फ्रांस में भी देख लो, चाइना में भी यही हालत है। चाइना में देखो 10% लोगों के पास कितना है भाई, भारत जैसा ही, मतलब भारत से थोड़ा सा ज्यादा ही है, देख रहे हो। तो वहां पर भी वेल्थ कौन, जो गवर्नमेंट में जो मेन मेन लीडर है उनके पास ही कॉन्सेंट्रेट है, और जो उनकी बातों को मान रहे हैं उन्हीं के पास कॉन्सेंट्रेट है।
समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हैं जो कि समझ सकते हैं आप कि कितने गरीब जो है लोग हैं भाई, हैं। अब थोड़ा सा एक क्विक टिप्स दे देते हैं फटाफट, क्या समझे। तो ये बताया गया बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा, टिप्स जरूरी है। अब यहाँ पर it suggested the suggested policy solution by the report state that implementing a super tax on the Indian billionaires and multi millionaires, जो मिलियनर्स हैं और जो बिलियनर्स हैं उन पर सुपर टैक्स लगाया जाए, ताकि वो पैसा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे तबके के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, ये बात बोला गया। अब बोला गया बोथ इनकम एंड वेल्थ, इनकम पर भी और वेल्थ पर भी। अब दो अलग अलग बात है, इनकम और वेल्थ। इनकम और वेल्थ एक बात नहीं है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, जो उनका संपत्ति है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इनकम टैक्स से बचने के लिए वो वेल्थ जो है वो जनरेट करते हैं। मतलब अब मान लो कि उनको 30% टैक्स देना था और इस कैटेगरी में आ रहे थे, उन्होंने क्या करा, उतने पैसे का उन्होंने एक कहीं जमीन ले लिया, जमीन के ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स दिया भाई उन्हें सरकार को, जो जमीन का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, उनके इनकम में उतना पैसा कटौती हो गया। क्यों? क्योंकि वो अलग तरीके से वेल्थ टैक्स देख चुके हैं। अब मान लो कि आज 1 करोड़ रुपया कमाए, 1 करोड़ रुपया पे मेरे को 40% टैक्स देना था। अब मेरे को 1 करोड़ में हमने 60 लाख का घर ले लिया या संपत्ति ले लिया, तो 40 लाख पर अब 10% टैक्स देना पड़ रहा है, और इधर 10% हम टैक्स वेल्थ के ऊपर दे दिए, तो 20% दे दिए, 10% हमने टैक्स बचा लिया। तो बड़े बड़े लोग इसी तरीके से खेलते हैं। इसीलिए देखो, बिना मतलब इतनी जरूरत भी नहीं है जितना वो लोग घर खरीद के रख लेते हैं। ठीक है, बाद में चलकर वो धीरे धीरे कर कर जब इकोनॉमी डाउनग्रेड में जाती है तब एक तरीके से बेच देते हैं। ठीक है, और जब अप पर जाती है तो उसको संभाल कर रखते हैं भाई। तो ये भी चीज है जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। और क्या बोला गया कि वो पैसा जो उनके थ्रू आए, वो टैक्स है, सुपर टैक्स है, वो क्या करना चाहिए भाई, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एजुकेशन पर, हेल्थ पर और अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि इफेक्टिव मेजर्स होगा और इंक्रीज करेगा हमारे इनइक्वालिटीज को, जो एड्रेस करेगा और इक्वालिटी को बढ़ाएगा। ये क्या, एड्रेसिंग द इशू ऑफ, एड्रेस करेगा इशू ऑफ, किसका इशू, असमानता की जो प्रॉब्लम है, और समानता को बढ़ाने का काम करेगा। आई बात समझ में? तो ये बात बोला गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच है, वो क्या है, अब सोचो सरकार तो उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा दे, देखो ये आने वाले समय में खतरा भी साबित हो सकता है। एक तो सुपर टैक्स अगर लगा दे, हो सकता है कि स्टॉक मार्केट पूरा गिर जाए। तो उस तरीके से आप पूरे अचानक से सुपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो उससे क्या होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, जिनको सही तरीके से ज्ञान नहीं है इस चीज के बारे में। तो इससे पहले आप एक तरीके से उन लोगों को अवेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी आप पूरी जीडीपी का देखो तो 2% पैसा भी एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा नहीं हो रहा है, लगभग 3.5% खर्चा हो रहा है। मतलब 2% 4% होना चाहिए भाई, लेकिन उतना भी नहीं हो पा रहा है, जो कि अपने आप में ही एक सोचने वाली बात है। जबकि हम लोग उसके अदर मैटर में अगर देखो तो और सारी चीजों पर, सब्सिडीज पर हम लोग 6% पैसा खर्चा कर रहे हैं, जबकि वो पैसा अगर हम एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलिए इतना लिखिए फिर आगे पढ़ाते हैं।